हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत आज की क्लास में आप सभी का। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 और 24 का, जिसमें सब्जेक्ट होने वाला है आज हमारा बायोलॉजी। जिसमें सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं हम लोग। सेक्शन ए कुछ इस प्रकार है और पहला ही क्वेश्चन जो है वो लिखा है, जनरली फूड इज ब्रोकन। नॉर्मली जो फूड होता है वो ब्रोकन इन द एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें वो बताने हैं, वो ऑब्जेक्ट बताने हैं जो डाइजेस्ट फूड को क्या करता है अपने अंदर, डाइजेस्ट या ब्रोकन फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डन आउटसाइड द बॉडी, इनमें से कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के आउटसाइड ही खाने को क्या कर लेते हैं, ब्रोक कर लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमें दिया है अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम और लाइस। लाइस क्या होते हैं? लाइस होते हैं जुएं जो आपके बालों में पाए जाते हैं। तो जुएं जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन हाँ वो डाइजेस्ट फूड खाता है, वो हमारे द्वारा डाइजेस्ट फूड को यानी ब्लड को एब्जॉर्व करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अमीबा जो है वो तो बाहर से ही अपने फूड को कंटेन करता है, ठीक। पैरामीशियम भी सेम काम करता है। तो बचा क्या? मशरूम। मशरूम जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस वाले ऑप्शन का, ठीक है। फिर अच्छा, ऐसे उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। लिखा है रिस्पेक्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सन ऑर्गेनिज्म। गैस्ट्री रिस्पेक्टर्स बताने। गैस्ट्री रिस्पेक्टर्स क्या होते हैं? तो बहुत ही आसान सा बच्चों वाला सवाल है। गैस्पेक्ट्री वो क्या था, गैस्ट्रेटरी जो रिस्पेक्टर्स होते हैं उनका काम होता है टेस्ट को टच करना। और टेस्ट कहाँ पर मिलता है आपको? टंग में। तो यानी टंग जो होगा वो क्या होगा? गैस्ट्रेटरी रिस्पेक्टर्स का एग्जाम्पल होगा। और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा हुआ है अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट। एक फार्मर है, वो बनाना प्लांट्स बनाना चाहता है जेनेटिकली सिमिलर, जो कैसे हो? सिमिलर हो, इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन द फील्ड। प्लांट फील्ड में अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, उसको किस मेथड से आपको सजेस्ट करना है कि वो किस मेथड से करे कि उसे सेम प्लांट मिले। तो रीजनरेशन और बडिंग तो अलग की बात हो गई। रीजनरेशन और बडिंग से केले का पौधे का कोई लेना ही देना नहीं है। फिर बात आती है सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो होगा वेरिएशन। क्या होगा? वेरिएशन। लेकिन इसमें बोला है कि उसे सेम प्लांट चाहिए, सिमिलर चाहिए। कैसे चाहिए? सिमिलर। तो एक ही ऑप्शन बचा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ही हिस्से हैं, लेकिन बडिंग का और इसका, अरे आजा, बडिंग का और रीजनरेशन का कोई मतलब ही, अरे यार क्या हो रहा है, बडिंग और रीजनरेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो केले के पेड़ से क्या लेना देना उनका, वो तो अपना अलग छोटे छोटे पौधों में काम करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेट बाई। हाइट जो होती है वो प्लांट की, वो किसके द्वारा रेगुलेट करी जाती है? डीएनए विच इज डायरेक्टली, नहीं, डीएनए का कोई मतलब ही नहीं है, जीन्स का भी कोई मतलब नहीं है। फिर लिखा ग्रोथ हार्मोन्स अंडर इन्फ्लुएंस द एंजाइम कोडेड बाई जीन। बिल्कुल, एंजाइम में जो जीन के द्वारा कोडेड किए गई लंबाई चौड़ाई होगी उसी से ही इसका फर्क पड़ता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्या है? ग्रोथ ऑफ डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आगे अगर बढ़ेंगे तो लिखा है इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स। 1987 में यूएनईपी ने एक्स के प्रोडक्शन पर रोक लगाई थी, तो प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ वाई। वाई के डिप्लीशन को कम करने के लिए। तो एक्स वाई बताना है, तो नॉर्मल सी बात है, आपके सिलेबस में एक ही डिप्लीशन है जो ओजोन लेयर का, और ये यहाँ कहीं ओजोन नहीं है, सिर्फ इस वाले में ओजोन है। और CFCS क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उनके रोक पर क्या लगाई थी? उनको उनके बनाने पर, प्रोडक्शन पर रोक लगाई थी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, सी होगा, यस। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये लो बढ़ गए आगे, जैसे ही आगे बढ़े, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है
है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का फीचर्स है, ठीक है। तो ब्रोकन डाउन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। रिमेन इनर्ट, इसका भाई जब पहला ही ऑप्शन सही है तो क्या करना है आगे चेक करके। तो पहला ऑप्शन सही है कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस से ही क्या हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके टूट जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन था मे हार्म टू द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को हार पहुंचाते हैं, यानी तो दोनों पहुंचाते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही वो हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन जो डिग्रेडेबल होते हैं वो जब तक क्या कहते हैं डिकम्पोज नहीं होते तो तब तक तो नहीं पहुंचाते, लेकिन क्या कहते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो हमेशा के लिए क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ an organism produced through sexual reproduction is more than the organism produced through asexual reproduction। इसमें बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो लाइफ होती है सर्वाइवल होने की वो कम होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले से। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें रीजन दिया वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज इन इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल, वेरिएशंस जो होते हैं वो सर्वाइवल के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल, अगर वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीने की उस जिस भी प्रजातियों में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन होगी वो उतने ही ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। यानी असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आगे बढ़ेंगे, असर्शन रीजन के 4 ही ऑप्शन होते हैं और चारों आपको अच्छी तरह से पता होंगे कि पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और assertion is the correct explanation, sorry, reason is the correct explanation of register, तो वही वाला सही है। assertion लिखा है biodegradable substance result to formation of compost and natural replacement, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल, ये कंपोस्ट और नेचुरल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा रीजन इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ये कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनमें डिकम्पोजिशन होता है और ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा सेक्शन बी। तो बच्चा पार्टी अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी जो है वो कुछ इस प्रकार है, इनमें जो क्वेश्चन की संख्या है वो 2 है, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, यानी यूरिन बनने का क्या पर्पस होता है इन ह्यूमन बॉडी, एंड नेम द ऑर्गन्स, हमें उन ऑर्गन्स के नेम बताने हैं, द स्टोर एंड रिलीज द यूरिन, यानी जो यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उन्हें रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले जो यूरिन बनने का प्रोसेस होता है वो होता है फिल्टर ऑफ ब्लड, एंड दूसरा जो रीजन होगा इसका वो होगा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, यानी वेस्टेज को बाहर निकालना बॉडी से और उसके बाद फिल्टर करना किसको, ब्लड को, फिर निकाल, यानी स्टोर करने वाला जो ऑर्गन होता है, स्टोर करने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर, और रिलीज करने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है क्या, यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा में से रिलीज होता है, ये एक ऐसी नली होती है, एक ऐसा पाइप होता है जो क्या करता है, इसे रिलीज करता है, और स्टोर करने का काम किसका होता है, गॉल ब्लैडर का होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि लिखा हुआ है स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो, हमें फूड चेन के बारे में बताना है। आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग, लिखा है इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस 100 जूल, कितनी है यहाँ पर, यानी इसके पास कितनी है
गिरगिट जो है हमारा, उसके पास 100 जूल जो है वो एनर्जी है। फिर हमसे बोला है देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल के पास कितनी एनर्जी होगी? तो प्रोड्यूसर लेवल क्या होता है? जहां से चीजें प्रोड्यूस होती है यानी हीट। तो इसका एक शॉर्टकट है, इसको यूज करने के लिए हम 10% लॉ का यूज करते हैं, जो कि आप जानते होंगे कि हर ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो वैसे ही प्रोड्यूसर लेवल जो है, इसका शॉर्टकट ये है कि आप अगर जितना पीछे जाएंगे उतने जीरो बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ पे आप एक बार पीछे आए तो एक जीरो बढ़ाया, और यहाँ से आएंगे तो 2 बार जीरो बढ़ाएंगे, यानी 10,000 जूल जो है वो एनर्जी किसके पास होगी? प्रोड्यूसर लेवल के पास होगी। फिर अगला क्वेश्चन है इफ द पॉसिबल हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल। आपको दिख रहा होगा 2 और लेवल जो है वो प्रोड्यूसर लिखा है, चेंज जस्ट बिफोर फोर्थ। जस्ट बिफोर फोर्थ यानी फोर्थ के बाद, यानी इसके बाद ये जो हमारा मंगूस है इसके पास क्या है, कितनी एनर्जी लेवल होगी? तो कितनी होगी? 2। ये देखिए ये 100 था, अब 100 से आगे बढ़ोगे, 100 से आगे बढ़ोगे तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10 जूल, और 10 जूल का 1% होता है कितना? 10 जूल का 10% होता है 1 जूल, यानी इस मंगूस के पास कितनी होगी? 10 जूल, वो सॉरी 1 जूल एनर्जी जो होगी वो होगी। तो यहाँ से एक एक जीरो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे जितना आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10,000 था तो 10,000 का 10% 1000 जूल यहाँ आया, 1000 जूल का 10% 100 जूल यहाँ, 100 का 10% 10 जूल यहाँ, और 10 जूल का 10% 1 जूल यहाँ पर आया। फिर अगले सेक्शन पर चलेंगे जो कि हमारा सेक्शन सी होगा। उसमें क्या होगा? उसमें लिखा है वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइड सॉल्ट। हमें एडवाइस किया जाता है डॉक्टरों से, डाइट डॉक्टरों से कहा जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट को खाना चाहिए। ठीक, जस्टिफाई इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो आयोडाइड सॉल्ट जो होते हैं, आयोडाइड सॉल्ट जो होते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होते हैं, ये देखिए हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये थायरॉक्सिन नामक एक एंजाइम को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और ये एंजाइम रिलीज होने से क्या हो जाता है? हमारी बॉडी में आयोडीन का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्साइन नाम के एसिड को एंजाइम को रिलीज नहीं करते हैं, और इससे एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं गिटोर। ठीक, ये बीमारी हिंदी में इसे घेंगा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये हमारे गले पर हो जाती है जिससे गला काफी बड़ा हो जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आयोडाइज्ड नमक हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक एंजाइम ने रिलीज होगा और ये बीमारियां हो जाएंगी। आपने घर में जनरली सुना भी होगा कि लोगों को थायराइड नाम की एक बीमारी भी हो जाती है, तो वो इसी की वजह से होती है कि जब बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगती है तब ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और अ बॉय बोर्न इन अ फैमिली? जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्रोबेबिलिटी होती है किसी लड़की या लड़के की पैदा होने की? तो सभी को पता है कि ये बिल्कुल 50-50% होता है, 50-60% है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। अगर कोई फादर है उसके पास XX सेक्स क्रोमोसोम होंगे और मदर के अगर कोई फादर है उसके पास XY क्रोमोसोम होंगे, और अगर कोई मदर यानी लेडी है उसके पास क्या XX क्रोमोसोम होंगे। तो उस जो भी वो बनने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी भाई? अगर फादर से X आया, मदर से भी X आएगा। अगर फादर से यहाँ पर X आया और मदर से भी क्या आया? X आया। अब यहाँ से फादर से Y आएगा और मदर से X आएगा। यहाँ पर फादर से क्या आएगा? Y आएगा और मदर से क्या आएगा? X आएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों की बनने दोनों लोग एक ही एक चीज दे सकते हैं। फादर ने 2 बार X दिया, फादर ने 2 बार Y दिया, और मदर के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम अवेलेबल है तो वो चारों टाइम्स XX ही देगी। यानी
इसमें मदर का कोई वो मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो भी जेंडर का मेन चेंजमेंट होगा वो होगा फादर से। अगर फादर एक्स क्रोमोसोम देता है तो गर्ल होने की गर्ल हो, बच्चा जो होगा वो गर्ल होगा। अगर फादर वाई क्रोमोसोम देता है तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, जो बेबी होगा वो क्या होगा, वो होगा बॉय। यानी दोनों की पैदा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% होगी। अगर 2 बार लड़कियां हो रही हैं तो 2 बार क्या होंगे, लड़के होंगे। यानी कहने का है जो हमारे इससे एक फायदा और भी है कि सेक्स रेशियो जो है वो क्या रहता है, बिल्कुल सही रहता है। नहीं तो अगर प्रोबेबिलिटी ये 50-50 से कम ज्यादा होगी तो सेक्स रेशियो में इफेक्ट पड़ेगा। फिर बच्चे क्या होंगे, लड़कों की संख्या मतलब जिनका रेशियो ज्यादा हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएंगे, लड़कियां कम हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी, यस, तो सेक्शन डी में तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर कुछ कंडीशंस दी हुई है और उनमें बोला हुआ है कि इन कंडीशंस को क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने रीजन के साथ। तो एक जो पहला रीजन दिया है, टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इन द स्क्वाड्रम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी अगर किसी बच्चे के डेवलपमेंट में उसके स्क्वाड्रम में टेस्टिस ना जा पाए, यानी टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रह जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो टेस्टिस अगर स्पर्म जनरेट करना चाहता है तो वो एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा उसके लिए। क्या चाहिए होगा, मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, इस वजह से स्क्वाड्रम हमारी बॉडी के बाहर होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का मतलब होता है थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों स्क्वाड्रम होते हैं। लेकिन अगर स्क्वाड्रम बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा कि फॉर्मेशन ऑफ sperm will affected। यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। दूसरा बोला है वेस्ट डिफरेंस ऑफ मैन इज प्लग्ड। अगर वेस्ट डिफरेंस को क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए। तो वेस्ट डिफरेंस होता क्या है, तो वेस्ट डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब होती है जो स्पर्म को टेस्टिस से कहां तक पहुंचाती है, यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। यानी जिससे स्पर्म जो है वो बॉडी के बाहर तक जा पाए। तो इसका मतलब है अगर प्लग्ड कर दिया जाएगा, क्या प्लग्ड कर दिया जाएगा, अगर वेस्ट डिफरेंस प्लग्ड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अगली बात अगर करेंगे तो अगला है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल आर नॉट फंक्शन। अगर प्रोस्टेट और सेमिनल वेसल क्या कर दिए जाए, ये फंक्शन ना करें तो ये फंक्शन क्या करते हैं, ये बनाते हैं सीमन। ये दोनों ही क्या बनाते हैं, सीमन। और सीमन होता क्या है, सीमन जो होता है वो स्पर्म प्लस फ्लूइड और न्यूरिशमेंट का मिला जुला हुआ क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी स्पर्म फ्लूइड और न्यूरिशमेंट तीनों का मिला जुला हुआ एक कॉम्बिनेशन होता है। स्पर्म फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड काम करता है कि स्पर्म जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो स्पर्म जो होता है वो बहुत क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। गाढ़ा इन द सेंस कह सकते हैं कि वो बहुत ही थिक होता है। तो इस वजह से फ्लूइड क्या काम करता है, इसके बहने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर ये सब काम करना बंद कर देगा, कौन कौन, प्रोस्टेट और सेमिनल, तो इन सब के बहने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर इनमें से कुछ भी कम हो जाएगा तो बहुत कुछ इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन द फीमेल। अगर फीमेल में एग फर्टिलाइज ना हो, तो अगर फीमेल में एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन प्लेस ही नहीं होगा तो जो एग बना हुआ होगा वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की मदद से क्या हो जाएगा, वो सब बाहर हो जाएगा। फिर फिफ्थ लिखा है प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। अगर प्लेसेंटा नहीं होगी तो प्लेसेंटा होती क्या है, प्लेसेंटा एक ऐसी ट्यूब होती है जो बॉडी को मदर बॉडी को बेबी बॉडी से क्या करती है, अटैच करती है। तो अगर ये ब्लॉक कर दी जाएगी तो
बॉडी बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, फूड, फूड समझ सकते हो, न्यूट्रिशन या फूड कुछ भी लिख लो, O2 और फूड जो वो फूड लिख रहा, फूड नॉट गेट, यानी बच्चे को क्या नहीं मिलेगा, ना तो ऑक्सीजन मिलेगा ना तो फूड मिलेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ लिखेंगे, लिखा है डॉक्टर एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक हिज डाइट। लिखा है एक डॉक्टर है उसने समीर को कहा है, क्या कहा है कि रिड्यूस शुगर यानी कम करना है शुगर को उसको अपने खाने में, रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट को देख करके उसे एक्सरसाइज करनी है। विच डिसीज डू यू थिंक समीर, समीर को कौन सी डिसीज हो गई है, तो समीर को हो गई है डायबिटीज हो गई है, क्या हो गई है, डायबिटीज। उसके बाद सफरिंग फ्रॉम, नेम द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड नेम प्रोड्यूसिंग हिज हार्मोन्स, हमें वो ऑर्गन भी बताना है जो इसको प्रोड्यूस करता है। तो जो शुगर लेवल मेंटेन करता है वो होता है इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन। और ये कहां से निकलता है, पैनक्रियाज से, कहां से, पैनक्रियाज से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द हार्मोन प्रेजेंट एरियाज रैपिड सेल डिवीजन इन द प्लांट एंड हार्मोन्स इनहेबिटेट्स टू ग्रोथ। तो रैपिड सेल डिवीजन और इनहेबिटेट्स का मतलब होता है कि ग्रोथ को बढ़ने से रोकना, ठीक। तो ग्रोथ को बढ़ने से रोकने के लिए जो होता है वो तो ग्रोथ को बढ़ने के लिए जो रोकता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक। और फिर बोला हार्मोन प्रेजेंट द एरियल रैपिड सेल डिवीजन के लिए काइटोकैनिन, काइटोकैनिन नाम का जो एंजाइम होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये इनहिबिटेट्स यानी रोकता है ग्रोथ को, ठीक। और ये क्या करता है, ये रैपिड सेल डिवीजन में काम आता है। तो इस तरह के ये दो क्वेश्चन हो गए। आगे चलेंगे बायोलॉजी में, अब सेक्शन ई है जिसमें लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, फिगर दिया हुआ, लिखा है एक्साइटेड बाय, हाँ लिखा है A to D का क्वेश्चंस देना है। लिखा है गिवन ब्लो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ कार लोब्स प्रेजेंट इन द फैमिली कंस्टिट्यूट टू चिल्ड्रन, राहुल, निशा एंड दियर पेरेंट्स। आपको ये डायग्राम दिए, इनमें चार लोगों के आपको कान दिखाए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे राहुल और उसके फादर है, मदर है और राहुल की सिस्टर है। आप देख पा रहे होंगे अगर इनके कान में, तो इनके कान कुछ ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कान को हम लोग बोलते हैं लोब्स, फ्री लोब्स ईयर, क्या बोलते हैं, फ्री लोब्स, फ्री लोब्स ईयर बोलते हैं। और राहुल का जो कान है, राहुल के जो कान है वो क्या है, क्लोजली पैक है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अटैच ईयर बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक्साइटेड बाय द हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट ईयर लोब्स प्रेजेंट हिज फैमिली, वो अपने फैमिली में अलग अलग ईयर लोब्स से क्या होकर के एक्साइटेड होकर के कंडक्ट अ सर्वे, उसने एक सर्वे किया ऑफ द टाइप ऑफ ईयर लोब्स फाउंड फिगर। उसने कुछ क्या किया, कुछ लोगों पे सर्वे किया अपने क्लास के, और उसने पाया कि जो मेल हैं उनमें फ्री लोब्स 36 में और अटैच लोब 14 में है। फीमेल में पाया कि 31 फ्री लोब्स हैं और 19 क्या है, अटैच लोब्स हैं। तो हमें अब आंसर देने हैं क्वेश्चंस का। लिखा विच ऑफ द टू कैरेक्टर्स, फ्री लोब्स, फ्री ईयर लोब्स और अटैच ईयर लोब्स appears to be dominant in this case। तो इनमें डोमिनेंट्स कौन सा है, डोमिनेंट्स का मतलब है किसकी संख्या ज्यादा, भाई जिसकी संख्या ज्यादा वही डोमिनेंट्स होगा। तो डोमिनेंट्स यहाँ पर कौन है, फ्री लोब्स ईयर है।
और क्यों है, क्योंकि इनके नंबर्स क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री लोब्स ईयर। फिर अगला लिखा है इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयर लोब्स लिंक विद सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, गिव योर आंसर। तो इसमें बोला कि क्या जो फ्री लोब्स ईयर होते हैं या अटैच लोब्स ईयर होते हैं ये इंडिविजुअल सेक्स में होते हैं, यानी किसी एक प्रजाति में होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर लिखा है कि मेल और फीमेल दोनों में फ्री भी पाए जाते हैं, अटैच भी, यहाँ पर भी फ्री और अटैच। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। अगला है व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब्स इज प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। राइट द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दीज फैमिली मेंबर्स व्हिच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन फैमिली। ठीक, इसमें बोला हुआ है कि हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि किसका डोमिनेंस ज्यादा है। तो देखो भाई, फादर के पास तो एक कैपिटल एफ है, एक स्मॉल एफ है। राहुल के तो दोनों अटैच है, तो स्मॉल एफ हो जाएगा। राहुल के मदर में क्या है, फ्री लोब्स ईयर है, यानी एक कैपिटल एफ एक स्मॉल, और यहाँ पर भी एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कैपिटल एफ जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो बता रहा है फ्री लोब्स को, और स्मॉल एफ जो है वो बता रहा है अटैच को। लेकिन जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो जो बनेंगे ईयर, जो ईयर बनेंगे वो कैसे होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है जीन फॉर द फ्री ईयर लोब्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ एंड अटैच जो है वो किससे प्रेजेंट होंगे, स्मॉल एफ से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर लिखा नहीं है, नीचे छुपा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल वाले स्मॉल एफ से। तो हमें यही बताना था कि किसके ईयर लोब्स जो है वो किस तरह के होंगे। तो आपने ये जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं। तो हम लोग अब अगले वीडियो पर मिलेंगे, यानी अगले सैंपल पेपर पर। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।